गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज के क्लासेस में हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। बहुत ही जल्दी एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। वो चैप्टर है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण। इस टॉपिक का समरी में शॉर्ट में पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो स्लाइड और नियरेस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, जो मेरे क्वेश्चन बैंक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो जो फास्ट ट्रैक रिवीजन हो या क्वेश्चन हो, सबका मोटो स्लाइड से है। स्लाइड्स जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन करता है उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसमें देखिए, रिवीजन में जो पहला पॉइंट्स है कि नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जो दृढ़ तंत्रिका, जिसको कि ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, द्वारा मस्तिष्क तक संचालित होता है। जो रेटिना पे आपका प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो दृढ़ तंत्रिका की सहायता से मस्तिष्क में जाकर के वो बताता है कि किस तरह का वस्तु आपके सामने है। रेटिना अत्यंत ही प्रकाश सुग्राही होती है और वह दो प्रकार के तंत्रिका तंतुओं से बनती है। एक को हम लोग छड़ और दूसरे को शंकु कहते हैं। रेटिना जो है वो दो प्रकार के तंत्रिका तंतुओं से बनती है, एक को छड़ और दूसरे को शंकु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। नेत्र की वह क्षमता जिस कारण नेत्र लेंस की आवृत्ति मतलब फोकस दूरी स्वतः नियंत्रित होती है, क्योंकि हमारी आंखों में दूर की चीज़ों को देखते समय, नज़दीक की चीज़ों को देखते समय हमारे आंखों का जो मैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं, व्यवस्था जिसको कह सकते हैं, वो अपने आप होता है। लेकिन अगर हम लोग दूरबीन वगैरह में है तो नज़दीक की चीज़ों के लिए हम लोग उसको सेटिंग करते हैं, लेकिन आंखों में क्या होता है, ये चीज़ अपने आप होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनका जो कार्य होता है, नेत्र लेंस का जो कार्य होता है वो अपने आप होता है, अपने आप कंट्रोल होता है। तो इस तरह की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। वह निकटतम बिंदु को जहाँ तक आँख यानी नेत्र साफ साफ देख सकती है उसको निकट बिंदु कहते हैं, नियर पॉइंट। जहाँ तक हम लोग कम से कम वस्तु को देख सकते हैं, उसके बाद अगर और नज़दीक लाए तो वस्तु हमारे धुंधली नज़र आने लगेगी। तो जहाँ तक क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है, उस पॉइंट को हम लोग निकट बिंदु कहते हैं। और नेत्र से उसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यह दूरी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है। बिल्कुल साफ दिखने की सबसे न्यूनतम दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, उस दूरस्थ बिंदु को जहां तक आंख या नेत्र साफ साफ देख सकती है, दूर बिंदु मतलब फार पॉइंट उसे कहते हैं। मतलब दूर की वो वस्तु जिसको कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। वहाँ से अगर और थोड़ी दूर कर दे तो हमको वस्तु नहीं दिखेगी, तो उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत होती है। मतलब दूर बिंदु जो है वो फिक्स दूरी नहीं होती है। किसी की आँखों से बहुत ज़्यादा दूर तक दिख सकता है, किसी की आँखों से कम दूरी तक दिख सकता है। नेत्र के मुख्य दृष्टि दोष, दो तरह की दृष्टि दोष होती है, तीन तरह की: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। अब पहले वाले में आते हैं, निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण जो नेत्र का साइड जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और जब ये उत्तल दर्पण के बीच का साइड जब बड़ा हो जाता है, वही कह रहा है, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष आपकी होती है। और बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र
लेंस यानी रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे बनने के कारण वो धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब रेटिना पे बनती है तभी वो चीज़ हमको दिखता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखती है, लेकिन नज़दीक की चीज़ें आपको दिखती हैं। और निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपके रेटिना और लेंस के बीच में बनता है, रेटिना और लेंस के बीच में बनता है, जिसके कारण कि वो वस्तु धुंधली नज़र आती है। और उस जो प्रतिबिंब जो है आपका रेटिना और लेंस के बीच में बना है, इसी को हम लोग रेटिना पे जब लेके जाते हैं तो हमको क्लियर इमेज बनता है, साफ इमेज बनता है। और उसको पीछे इमेज ले जाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र गोलक के छोटे हो जाते हैं, मतलब ये बीच का जो फुलाव है अवतल दर्पण का, जब वो पतला हो जाता है तो उस केस में आपका जो है दीर्घ दृष्टि दोष होता है। और दीर्घ दृष्टि दोष में आप दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को, जो 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी होनी चाहिए, उस दूरी को आप नहीं देख सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति में जो प्रतिबिंब है वो नेत्र लेंस रेटिना, जो आपका रेटिना है, रेटिना के पीछे बनता है। जो क्लासेस में हमने बताया भी है कि अगर आपका ये आँख है तो इस आँख का सबसे अगला भाग आपका होता है लेंस, जो होता है उत्तल लेंस, और आँख का सबसे पिछला भाग होता है उसको रेटिना कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। अब रेटिना के पीछे वाले प्रतिबिंब को आगे लाने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और उत्तल लेंस उस प्रतिबिंब को रेटिना पर जा करके बना देता है। जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए बाईफोकस लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब जरा दूरदृष्टिता का मतलब होता है जब नज़दीक और दूर दोनों तरह की बीमारी हो तो उसको हम लोग जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। और इस तरह की बीमारी को दूर करने के लिए बाईफोकस लेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपका उत्तल लेंस भी होता है और आधे भाग में अवतल लेंस होता है। अब आते हैं आसमान में तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जब भी आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर से आ रहे हैं वो, तो वायुमंडल में जो उपस्थित जो है छोटे छोटे कण और हवाएं हैं, उनके कारण जो है आपका तारा जो है टिमटिमाता है। तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लगभग 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। मतलब अगर सूर्योदय आपका जो होगा, पेपर में दिया है कि 5:30 में है, लेकिन आपको लगेगा कि वो 4 मिनट पहले ही सूर्योदय हो चुका है। सूर्यास्त का अगर टाइम दिया हो 6 बजे, तो 6 बज चुका है, लेकिन आपको 6:04 तक भी आपको सूर्यास्त जो है सूर्य दिखता रहेगा, पश्चिम में सूर्य दिखता रहेगा। और ये जो कारण होता है, इसका कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय का जो सही समय है उस समय से पहले सूर्य दिख जाता है, सूर्यास्त का जो समय है उस समय के बाद भी सूर्य दिखता रहता है। श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश का अपने विभिन्न अवयवों यानी वर्णों में विभाजन प्रकाश का वर्ण विभाजन कहते हैं। जब उजली किरण अलग अलग 7 कणों में जब बट जाती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसको कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश 7 कणों से 7 वर्णों यानी रंगों से मिलकर के बना है। इसे संक्षेप में विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR। V मतलब होता है वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मीन्स ऑरेंज एंड R मीन्स रेड। तो पहला होता है बैगनी, जिसको वायलेट कहते हैं, फिर इसके बाद वायलेट होता है, फिर इसके बाद जामुनी, जिसको कि इंडिगो कहते हैं, I से दिखाते हैं, नीला है उसको ब्लू कहते हैं, B से दिखाते हैं,
हरा है ग्रीन कहते हैं, जी से दिखाते हैं। येलो है वाई से दिखाते हैं, इसका मतलब वो पीला है। और ऑरेंज है तो उसको ओ से दिखाते हैं, नारंगी होता है। और फिर जो रेड कलर होता है आर से दिखाते हैं, उसका मतलब लाल कलर ये हो गया। बैगनी यानी कि वॉयलेट रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, याद रखिएगा। बैगनी जो रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। जिस प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश आपतित होता है मतलब आता है, तो निर्गत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त हो जाने के कारण प्रिज्म में विभिन्न वर्णों यानी कि विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जब भी प्रिज्म से हो करके अगर उजली प्रकाश गुजरती है तो वो 7 अलग अलग कलरों में 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। उसका कारण ये होता है कि प्रकाश की चाल जो है वो प्रिज्म में जा कर के, कांच में जा कर के वो अलग अलग हो जाती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी रंग की सबसे कम होती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। इसके बाद है बैगनी वर्ण यानी रंग के प्रकाश का विचलन जहाँ महत्तम होता है। बैगनी रंग जो है अपने पाथ से ज़्यादा विचलित हो जाती है, लाल रंग अपने पाथ से कम विचलित हो जाती है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका विचलन होता है, उसका अपवर्तन होता है। और जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अगर हवा से कांच में जा रहा है तो वो प्रकाश 7 कलर में बढ़ जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा विचलन जो होगा, सबसे ज़्यादा जो है आपका कह सकते हैं डेविएशन जो होगा वो बैगनी कलर का होगा। कारण यह है कि बैगनी कलर की चाल सबसे कम होती है और सबसे कम जो है विचलन होगा वो लाल रंग का होगा, क्योंकि लाल रंग की चाल सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसका विचलन कम होगा। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश का विभिन्न दिशाओं में छितराना प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कहते हैं। जब भी प्रकाश एक सरफेस पे, एक सतह पे पड़ती है और वो सभी जगह बिखर जाती है, बहुत सारे कलर में बिखर जाती है, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो अगर हम बहुत ऐसे कमरे में गए जो कि सालों से वो बंद है, अगर उस कमरे में अंदर जाते हैं तो दोपहर के टाइम में अगर थोड़ा सा खिड़की या दरवाजे खुले हों तो उससे जो हल्की सी प्रकाश की किरणें आ रही हैं आपको वो चमकीली दिखेंगी। लेकिन वही प्रकाश जब हम बाहर जाकर देखेंगे तो उतनी चमक उसमें नहीं होगी। ये चमक ही है, इसी चमक को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका और भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि कहीं बगीचे में जा रहे हैं या कहीं जंगल में जा रहे हैं तो पत्तियों के बीच से जब सूर्य की प्रकाश आप तक आती है तो वो प्रकाश आपको चमकीली दिखती है। उस चमकीलेपन दिखने का कारण ही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब एक छोटी सी प्रकाश से वो बहुत सारे भागों में बट जाती है, जिसके कारण कि वो चमकीली ज़्यादा हो जाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है और सूर्योदय से सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखता है। जब प्रकाश जो है आपके सूर्य में, जब आकाश जब आपको नीला दिख रहा होगा तो आकाश नीला तब दिखता है जब सूर्य आपके सर के ऊपर ना हो, पूरब या पश्चिम में हो। तो जो भी रोशनी आकाश से होती हुई धरती पे आती है तो उसमें ब्लू कलर जो है, जो नीला कलर है, वो छोटे छोटे जो है जो कण जो हमारे वातावरण में है उससे टकरा करके वो बिखर जाती है। बिखरने के बाद वो पूरी सारी दिशाओं में वो खुल जाती है। खुलने के बाद नीचे से जब हम उसी आकाश में ऊपर देखते हैं तो वो हमको नीला दिखता है। उसी का कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी
आकाश जो है वो लाल दिखता है पूरब या पश्चिम में, उसका भी कारण है कि जब बहुत दूर से लाइट जो है, प्रकाश की किरणें आप तक आ रही हैं, तो हमारे वातावरण में जो छोटे छोटे कण हैं वो 7 में से 6 कलर को रोक लेते हैं, लेकिन एक लाल कलर है वो हम तक चल करके आता है। वैसा ही पूरब से होता है, ऐसा ही पश्चिम से होता है। इस कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमारा पूरब और पश्चिम का जो इसमें सूर्य होता है वो लाल कलर का दिखता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। कोलाइडी कणों के कारण, कोलाइडी कणों का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण जब कण से टकराती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कोलाइडी कण कहते हैं। और जब कण से टकराती है तो वो बहुत सारी दिशाओं में, जो 8 दिशाओं में वो बिखर जाती है। 4 तो मेन दिशा होता है, और जैसे कि पूरब और आपका उत्तर के बीच के दिशा को ईशान कहते हैं, तो इस तरह से टोटल 8 दिशाएं होती हैं, वो सभी दिशाओं में बिखर जाती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कोलाइडी कण। जिस कण से वो टकरा करके सभी दिशाओं में फैल जाती है उस कण को हम लोग कोलाइडी कण कहते हैं। और इसके कारण प्रकाश जो है बहुत चमकीला होता है। इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इस घटना की व्याख्या जो है वो टिंडल वैज्ञानिक ने किया था, तो उनके नाम पे ही इस प्रभाव का नाम, इस घटना का नाम कर दिया गया टिंडल प्रभाव। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने एक शॉर्टकट रिवीजन याद रखा, दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक रिवीजन किया मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से। अगली क्लासेस में हम लोग इसी से संबंधित जो स्लाइड्स और नेरिस्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।